1। तो आगे के फर्दर पार्ट पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। पार्ट 3 चैप्टर नंबर 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इतना पढ़ा था कि हम कैसे कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करवाते हैं, और अब पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये पॉलन ग्रेन होता क्या है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं विथ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ठीक है, अ pollen grain represent the male gametophyte and this is the most important line कि pollen grain represent the male gametophyte। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फीमेल gametophyte एम्ब्रायोसाइक होता है एंड मेल gametophyte pollen grain होता है। ये चीज़ें मैंने आपको डोंट फॉरगेट लिखाया था, ठीक है, की पॉइंट लिखाया था कि इसको आपको याद ही करना है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखाई थी। ठीक है, आइए इफ़ यू टच द ओपन, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता हमारे मतलब इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या देन देखो, जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो जनरली स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है, ये याद रखना कि जनरली जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो स्फेरिकल होता है। अब मेजरिंग इसकी बात करें तो 25 से 50 मैक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। मैंने ऐसे याद किया था कि 25 से 50 मैक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ये ऐसे मैंने याद किया था। ठीक है, ये याद किया था हमने कि 25 से 50 मैक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, स्फेरिकल होता है एंड इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इसके पास देखो, जो हमारे पास पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन की पहली वॉल को हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है कि इन पूरे को मिलाकर के सबसे पहले स्पोरोडर्म बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोडर्म बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पॉलन ग्रेन होता है उसका जो भी मेजरिंग होता है वो 25 से 50 मैक्रोमीटर डायमीटर होता है। एक प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल प्रेजेंट होती है, उन वॉल को मिला करके स्पोरोडर्म कहते हैं। पहली हार्ड देखो, एक ये है हमारे पास, ऊपर की ये लेयर है, तो ये जो पहली लेयर होती है ना ये फर्स्ट लेयर है जो कि हार्ड होती है, बहुत टफ होती है। और सेकेंड वाली लेयर जो रहती है ये सेकेंड लेयर होती है। फर्स्ट वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाली लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वाली लेयर को हम एंटाइन बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ मैं एंटाइन बोलते हैं। ये चीज़ें देख ली। उसके बाद देखो, जब हमारे पास पॉलन ग्रेन, देखो फर्स्ट वाली अपर जो हमारे पास हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है उनको हम एक्साइन बोलते हैं। वो किस चीज़ से मिलके बनती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को मैं आपको क्या कहते हैं, मैं टिक करा दे रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म में आती हैं हमारे। तो अगर आप देख रहे हो ऐसे कि अगर आप देख रहे हो कि, तो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म को हाईलाइट कर देती हूँ। देखो स्फेरिकल पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होता है, 25 से 50 मैक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। एक प्रोमिनेंट लेयर होती है जिसको कि हम स्पोरोडर्म कहते हैं। बाहर वाली हार्ड होती है जिसको एक्साइन की लेयर कहते हैं। ये एक्साइन की लेयर जो होती है ना ये हमारे पास स्पोरोपोलिनिन से मिलके बनी होती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो बाहर की लेयर होती है हमारे पास ये स्पोरोपोलिनिन से मिलके बनी होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी लाइन आपको याद रखना है कि जो मोस्ट मतलब ये क्या होता है ना, कभी भी आप चाहे बहुत तगड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ करो, अल्काइल मीडियम का यूज़ करो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगा दो, ये कुछ भी इसका नहीं बिगड़ेगा। ऐसा मतलब कुछ नहीं होगा भाई, ये बहुत तगड़ा वाला है। तो एक्साइन की लेयर के पास स्पोरोपोलिनिन होता है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे लिखा हुआ है कि नो एंजाइम द डिग्रागेट पॉलन स्पोरोपोलिनिन इज सो फॉर नोन। ठीक है, पॉलन ग्रेन एक्साइन हैव अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड द जर्म पोर। इसके पास जर्म पोर प्रेजेंट होता है। देखो मैं बता रही आपको, ये हमारे पास बाहर की लेयर रहती है, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन की बाहर की लेयर होती है, एंड एक होती है हमारे पास अंदर की लेयर। ये अंदर वाली लेयर एंटाइन कहलाती है, बाहर वाली लेयर एक्साइन कहलाती है। ये एक्साइन लेयर के बाहर एक इतना सा ये क्या हो गया, देखो ये बाहर की लेयर हमारे पास, ये अंदर की लेयर है।
तो देखो बाहर के लेयर के पास ना एक छोटा सा स्पेस छूटा होता है। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, इस छोटे वाले स्पेस को ही हम जर्म पोर का नाम देते हैं। हमारे पास ये जो बाहर की लेयर बनी हुई है हमारे पास एग्जाइन की, ये पूरी बाहर की लेयर ये किससे बनी होती है बताइए? स्पोरोपोलिनिन से मिलके बनी होती है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन से मिलके बनी होती है। एंड देन आपको बता दूं मैं कि जो स्पोरोपोलिनिन होता है ना, वो बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, जिसकी वजह से हम इसको स्पोरोपोलिनिन को एज अ फॉसिल, यानी कि पॉलन ग्रेन को फॉसिल की तरह अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है ना, तो हम इसको स्पोरोपोलिनिन को यूज़ करके रख सकते हैं, एग्जाइन के लेयर को यूज़ करके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो इनर वॉल लेयर होती है ना, इनको एंटाइन की लेयर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाहर की लेयर एक्साइन हो गई, अंदर की लेयर एंटाइन हो गई। देखो ये फर्स्ट पहली चीज़, देखो मैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी बताऊंगी अभी, लेकिन देखो एक एक्साइन की लेयर है, बाहर की लेयर, अंदर की लेयर एंटाइन है, बाहर की लेयर हार्ड है, अंदर की लेयर थोड़ी सी स्मूथ है, बाहर की लेयर के पास जंप पोर है, अंदर की लेयर के पास जंप पोर प्रेजेंट नहीं होता, बाहर की लेयर स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनती है, और अंदर की लेयर जो होती है ना हमारे पास, वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनती है। जो हमारे पास बाहर की लेयर होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, एंड अंदर की लेयर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, जब ये इसके पास दो सेल बन जाते हैं, सबसे पहले वेजिटेटिव सेल एंड देन उसके बाद जनरेटिव सेल। ये हमारे पास दो सेल बन जाते हैं, यहाँ लिखा है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेजिटेटिव सेल एंड एक जनरेटिव सेल। तो ये जब मैच्योर हो जाता है ना आंथर, तो ये दो सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब इन चीज़ों में भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो वेजिटेटिव सेल होता है ना, वो बड़ा होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा फूड रिजर्वायर होता है। ठीक है, इनमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास जनरेटिव सेल बहुत बड़ी होती हैं, सेकेंड फूड रिजर्वायर होती है, थर्ड इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड जनरेटिव सेल के पास छोटा होता है, और ये उस क्या नाम है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। एंड वेजिटेटिव सेल के पास जो न्यूक्लियाई होता है ना, वो स्पिंडल शेप का होता है। तो इतनी चीज़ें याद रखना, और उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एमसीक्यू के नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। In over 60% of an angiosperm, pollen grain are seeded at a two-stage. In the remaining species, the generative cell divide mitotically and give rise to the two male gamete before the pollen grain seeded three-celled stage. होता क्या है, जब 30% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ना, उनमें 60% जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ना, उनमें पॉलन ग्रेन दो ही सेल का होता है, यानी कि एक तो वेजिटेटिव सेल होता है एंड दूसरा जनरेटिव सेल होता है। लेकिन होता क्या है, जब वेजिटेटिव सेल एंड देन उसके बाद बचे हुए मतलब 60 मतलब 100% हमारे पास है, 100 में से 60 चला गया, बचे हुए हमारे पास 40%। तो जो 40% एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उनमें होता क्या है कि जो जनरेटिव सेल होता है ना, वो दोबारा से माइटोटिक डिवीज़न करता है, और माइटोटिक डिवीज़न के बाद वो दो मेल गैमेट बना देता है। तो अब दो मेल गैमेट प्लस में ये सेल, तो ये मिलकर के हमारे पास 3 सेल्ड स्टेज बन जाते हैं। The pollen grain, however, many species cause several allergies, bronchitic affection in some species, often leading to chronic inflammatory disorders like asthma, bronchitis. It is a mention that Parthenium or a carrot grass that came into India as a contaminated and imported wheat has become unavoidable to occurrence and कॉज पॉलन एलर्जी। देखो ये बोल क्या रहा है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना, बहुत सारी स्पीसीज के जो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन भी प्रेजेंट होते हैं ना, जो कि हमारे पास कुछ एलर्जी कर देते हैं। देखो सीवर एलर्जी, ब्रोंकिटिक अफेक्शन। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास हमारा ट्रैकिया है एंड ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई शुरू हो जाती है,
ठीक है, ये रफली डायग्राम, एंड ये हमारे पास लॉन्ग हमारा प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो, ऐसे ही कुछ देख लो, रफली डायग्राम है। तो ये देखो ट्रैक क्या हमारे पास बना, मान लो कि हमारे पास एक पॉलिंग ग्रेन है, ठीक है, एक हमारे पास पॉलिंग ग्रेन है जो गलती से हमारे मुंह से एंटर कर गया, मुंह से या फिर नाक की हेल्प से या आइज़ की हेल्प से एंटर कर जाता है, और यहाँ पे ट्रैकिया से होते हुए हमारे पास ब्रोंकियो के पास पहुँच जाता है। जैसे ही हमारे पे ब्रोंकाई के पास पहुँचता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, यहाँ पे हमारे पास ब्रोंकियल एफिक्शन करवा देता है, ठीक है। बहुत सारी एलर्जी हो जाती हैं, तो वही बोला कि यहाँ पे बहुत सारी एलर्जी होने का कारण यही चीज़ होती है। देन उसके बाद अब देखिए होता क्या है, अगर एलर्जी हो रही है तो ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ पे कोरियोनिक रेस्पिरेटरी अफेक्शन हो सकता है, एंड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे एस्थमा हो गया, ब्रोंकिटिस हो गई, और ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ये इम्पॉर्टेंट है, पार्थेनियम हो गया, अमारंथस हो गया, कीनोपोडियम हो गया। मैंने ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखवा दिया कि आपको याद हो जाए, ठीक है। हो सकता है नीट के एग्ज़ाम में ऐसा किसी को नीट का पेपर देना है तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे IMP लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी को अगर PDF चाहिए होगा ना तो मेरे को इन्फॉर्म कर सकता है, कमेंट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि पार्थेनियम हो गया, एमेरेंथस हो गया एंड कीनोपोडियम हो गया, जिसको पार्थेनियम को हम कैरल रॉस भी कहते हैं, दैट केम इनटू इंडिया। ये आई कैसे थे, तो ये जब इंग्लैंड से जब इम्पोर्ट हो रहा था वीट उस इंडिया में, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं, जब हमारे यहाँ कंट्री में ना वीट वगैरह या खाने का सामान नहीं था, तो इंग्लैंड वगैरह से ना इम्पोर्ट कराया जाता था खाना को, तो ये होता क्या कि वहाँ से जब आ रहा था ना तो इंडिया में भी हमारे पास खाने के साथ पार्थेनियम ग्रास आ चुका था, और जिसको कैरल ग्रास भी कहते हैं, वो अब फटाफट से फैलने लगा, यानी कि इतना सा जगह पे फटाफट से पूरे एरिया में ये पूरा कवर कर लेता है, जिसकी वजह से पॉलन एलर्जी हो जाती है हमें। द पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, देखो पॉलन ग्रेन जहाँ हार्मफुल है वहीं इनमें न्यूट्रिशन भी बहुत भरपूर मात्रा में है। इट हैव बिकम अ फैशन इन अ रीसेंट ईयर टू यूज़ अ पॉलन टैबलेट फूड एज अ सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्री। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट सिरप available in the market. The pollen consumption has been a claim to increase the performance of athletes and race horses, ठीक है। तो देखो पॉलन ग्रेन जहाँ पे नुकसान कर रहा है वहाँ फ़ायदा भी करता है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो न्यूट्रिशन में बहुत रिच होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एथलीट्स हो गए और कुछ रेसेस हॉर्सेस हो गए जो मिसयूज़ करते हैं पॉलन ग्रेन का एज अ फूड सप्लीमेंट या फिर टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में इसे लेते हैं ताकि अपने क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये तो गलत है ना, मतलब एक प्लेयर है जो रियली अपने मेहनत के दम पे जीत रहा है, और एक प्लेयर है जो पॉलन ग्रेन को ईट कर ले रहा है और यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो इंक्रीज़ हो गई, तो ये तो गलत है, तो ये गलत है ना, ये प्लेयर जो है वो चीटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज़्यादा। जैसे कि मेरे पास फ्रॉम इंग्लैंड से आया है ये बना हुआ, वैन वन आर दे आर सेडेड, एक बार हो चुका कि जो पॉलन ग्रेन है ना वो सेड हो चुका है। द पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस अवेलेबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि एक पॉलन की वायबिलिटी का मतलब होता है, मान लीजिए हमारी है एक ह्यूमन है, ह्यूमन अगर 10 साल तक जी रहा है, मैं एज अ एग्जांपल ले रही हूँ, एक ह्यूमन है जो 10 साल तक जी रहा है, तो इस ह्यूमन की जो वायबिलिटी पीरियड है ना ये 10 साल है, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी पॉलन ग्रेन कितना टाइम तक जीवित रह रहा है, उस पॉलन की जो हमारे पास उसका है ना वो हमारे पास उसकी हमारी पॉलन वायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास capacity of a pollen to get a mature and then fertilize, and often fertilization it's the ability to do fruits and a seed। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलन ग्रेन है, ठीक है, एक पॉलन ग्रेन है, जब तक वो जाके स्टिग्मा पे लैंड हो नहीं जाता उस समय के पहले जितनी उसके पास टाइम पीरियड बचता है ना, लैग टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। आप समझे, मतलब जब तक एक ह्यूमन मर नहीं जाता उसके पहले जो भी टाइम पीरियड होता है ना उनको हम उस ह्यूमन की वायबिलिटी पीरियड कहते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए जब तक पॉलन जो होता है ना
स्टिग्मा पे लैंड होकर फर्टिलाइजेशन नहीं करवा देता, सीड नहीं बन जाता, फ्रूट नहीं बन जाता, उस टाइम पीरियड के पहले का जो भी टाइम लैग पीरियड होता है ना, कब तक का, पॉलन जब तक बढ़ गया, मेच्योर हो गया, जब तक वो फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर जाता, ठीक है, लैंड नहीं कर जाता, इस टाइम पीरियड को पॉलन की वायबिलिटी पीरियड कहते हैं। समझे आप? ठीक है। एंड देन बात करते हैं हम यहाँ पे हाईली